नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। देखिए दोस्तों, यूपी टेट की जो सीरीज चला जा रही है, ईवीएस की क्लास, ईवीएस की जो 30 क्वेश्चन की जो हमारे द्वारा सीरीज चला जा रही है, उसका देखिए आज 14वां क्लास है। इससे पहले हमने 13 क्लास करा दिया है। जिन्होंने अभी तक 13 क्लास नहीं देखा है, तो उन लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग 13 क्लास देख सकते हैं। किसी ने कल कमेंट किया था प्लेलिस्ट नहीं बनी है। दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दी गई है पहले से ही, आप लोग आराम से खोजेंगे तो उसमें से मिल जाएगी। आज आपका 13वां क्लास रहेगा। आज देखिए लास्ट में हम जो कराएंगे भूगोल का क्वेश्चन कराएंगे, भूगोल का कुछ क्वेश्चन भारत के भूगोल से लेके इसको आपको कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 नंबर है, जो कि 30 बहुकल्पी का आज होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा फॉर्मेटिंग आज चेंज हुई है दोस्तों। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो जैविक समुदाय होता है, उसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या है आप लोगों को बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं आपके शाकाहारी होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकी देखिए जैविक समुदाय की एक बार खाद्य श्रृंखला देख लीजिए। खाद्य श्रृंखला कैसी है, खाद्य खाद्य श्रृंखला आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए शाकाहारी, सबसे पहले शाकाहारी आता है, शाकाहारी। उसके बाद आपका आएगा मांसाहारी, मांसाहारी दोस्तों, मांसाहारी। उसके बाद आएगा आपका अपघटक, क्या आता है, अपघटक आ जाएगा, अपघटक। तो आप दोस्तों इसमें देखिए शाकाहारी में क्या होता है, प्रथम उपभोक्ता आते हैं, मांसाहारी में आपका द्वितीय उपभोक्ता आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 10% का नियम किसने दिया। देखिए इस क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछता है, 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया। तो आप लोगों को बताना है लिंडेमैन का द्वारा। तो लिंडेमैन का नियम है, इन्हीं के द्वारा 10% का नियम दिया गया। कब दिया गया था, अगर पूछ लेगा तो 1942 में दिया गया। अगर पूछ लेता अगले स्तर पर कितना परसेंट जाता है, तब भी आप लोगों को बताना है कि 10% जाता है। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में इसका प्रवाह होता है। जैसे देखिए हरे पौधे, थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। हरे पौधे, हरे पौधे हो गए। उसके बाद टिड्डा आता है, टिड्डा, टिड्डा। उसके बाद मेढक आता है, मेढक, मेढक सॉरी देता हूँ। उसके बाद आप मेढक को क्या कहता है, सांप खा जाता है, सांप। तो इस प्रकार देखिए, अगर इसके पास 1000 ऊर्जा है, तो इसके पास टिड्डे के 10 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 10% निकालेंगे दोस्तों, इसकी 100 मिलेगी। इसके पास मेढक को 10 मिलेगी, इसका 0.1। इस प्रकार 10% का ऊर्जा का प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बुध सूर्य, बुध सूर्य से ग्रह है, तो पूछ रहा है बुध सूर्य से कितनी दूरी का ग्रह, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा ग्रह है, तो पहला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे निकटतम, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछ देगा तो बुध होता है। यह अगर पूछ देगा कितने दिन में परिक्रमा लगाता है सूर्य की, तो आप लोगों को बताना 88 दिन में। इसको भी कई बार पूछा गया है, कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है, 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। जो वायुमंडल है उस पर 99% दो गैसों का विस्तार है। तो गैस आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन 78%, जो नाइट्रोजन है 78%, और ऑक्सीजन जो O2 है वह 21% होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण जैसे ही नहीं आता है, तो आप लोग नहीं को पहले पकड़ेंगे। तो बताना है रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो आपका देखिए यूरिया होती है, पोटास होती है, फास्फेट होता है, लेकिन कंपोस्ट जो होता है वह रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी को बारे में पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसको भी देखिए 3-4 दिन पहले आप लोगों को कराया गया था, बताना है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो गंगा नदी है, क्या है सबसे लंबी नदी, इनका लंबाई पूछ देता है। तो 25 किलोमीटर आप लोग याद कर लीजिएगा, 25 किलोमीटर। हाँ, यदि इनका उद्गम पूछा था, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख गंगोत्री से निकलती। कहाँ से निकलती हैं, गंगोत्री से निकलती हैं। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। यह क्या होती हैं, भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। गंगा की सहायक नदियों की बात पूछी है, तो गंगा की सहायक नदी आप लोग यमुना होती हैं, गंडक होती हैं, घाघरा होती है, टोन होती है, सोन होती है, रामगंगा होती है, कोसी नदी। देखिए जो कोसी नदी होती है, इसको बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है। गंगा नदी कहाँ गिरती हैं, तो आप लोगों को बताते हैं। गंगा नदी जो गिरती हैं आपका देखिए प्राकृतिक पठार, आपका यहाँ जो बंगाल खाड़ी होती है, तो गंगा नदी आके इसी में गिरती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके
विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 नंबर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2 को पूछ दिया जाए तो आपका कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। आइए 8 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। इस प्रकार आप लोग दिवस ऐसे ऐसे याद करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो रामसर क्षेत्र जो होता है वह कौन सा इसमें नहीं है पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बताना है। सबसे पहले नई वाला था नहीं, तो रामसर साइट में कौन सा शामिल नहीं है? तो यह राजसमंदर झील जो है, राजसमंदर झील आपकी देखिए कहाँ पर ये भी बताएंगे आपकी, लेकिन ये रामसर साइट में शामिल नहीं है। रामसमंदर झील को जगह कहाँ पे है? तो आपका राजस्थान में। कहाँ पे है? ये राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में है। देखिए विश्व आध्यात्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आध्यात्म दिवस आप लोग याद कर लीजिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ ले भारत रामसर साइट समझौता का सदस्य कब बना था? भारत कब बना था? तो 1982 में भारत ने इस समझौते का सदस्य बना था। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। बुलर झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है। रुद्र सागर झील आपका जो होती है ये त्रिपुरा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में पड़ता है। आप लोगों को बता देते हैं लोकटक झील ज़्यादातर पूछा है, लोकटक झील कहाँ पे है? तो आप लोग बता दीजिएगा मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई? डेसिबल में क्या मापा जाता है? इसको भी एक बार आप लोगों को बताया गया है, तो आप लोग याद किए होंगे तो कमेंट में बता सकते हैं। तो डेसिबल की इकाई क्या आ जाएगी दोस्तों? इसकी इकाई आपकी देखिए ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। अब दोस्तों 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि आप लगातार सुनते हैं तो आपके लिए वह हानिकारक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसको बताना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में कब अमेरिका में स्थापित किया गया था? इसका उत्तर आप लोग बताएंगे दोस्तों। 1969 में यह किया गया था। अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण पड़ने वाले घातक प्रभावों के रूप में इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं आपको प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। इसको भी ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। हर डेट जब आए तो आप लोग रिवीजन कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? कौन सा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो आप लोगों को बताना है। खनिज तेल जो होता है आपका बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं। बायोगैस संयंत्र बनाया था उसमें देखिए क्या क्या प्रयोग किया था। जैसे गोबर हो गया, पशुमल हो गया, मानव मल हो गया तथा जैविक रासायनिक कचरे जो होते हैं सबको डालकर उसमें तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था तो आपका खनिज तेल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है, किस राज्य में स्थित है इसको आप लोगों को बताना है। जो पेरियार टाइगर रिजर्व आपका केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। केरल राज्य में केरल का नाम अब केरलम हो गया। आप लोग इसको भी याद करेंगे, केरलम हो गया है। केरल राज्य का नाम अब पूछा जाएगा तो इसका नाम केरलम हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सन 1992 में पर्यावरण से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? 1992 में प्रथम पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? इसको भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसको बताएंगे आप। रियो डी जेनेरियो में प्रथम पर्यावरण सुरक्षा सम्मेलन शुरू हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में, जहाँ अमेजन वन पाए जाते हैं। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 अगर पूछ लेता है एजेंडा 21 किस सम्मेलन में आया था? जो एजेंडा 21 था आपके जो स्टॉकहोम सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में स्थापित शुरू हुआ था, उसी में ही एजेंडा 21 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को पता है विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। इसके देखिए क्या खाने से सही होता है, कौन सा है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है? तो मछली के यकृत का तेल जो होता है, गाजर होता है, पपीता होता है, आम हो गया, टमाटर हो गया, इन सब में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसको आप लोग बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा? मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? लंबे समय तक शराब का सेवन अगर करेंगे तो आपका जो शरीर है वह हड्डियों का मात्र एक ढांचा रह जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा? अधिक शराब पीने से। अगर पूछ लेता है अधिक शराब पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो लीवर सिरोसिस। कौन सा? लीवर
सिरोसिस, इसको भी आप लोग याद करिएगा, लीवर सिरोसिस, सिरोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख जानलेवा रोग कौन सा? अधिक धूम्रपान करने से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसको आप लोग बताना है दोस्तों। फेफड़े का कैंसर होता है। क्या हो जाता है? फेफड़े का कैंसर हो जाता है। यह एक कैंसर जो होता है विषाणुजन्य रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पौधे में अर्धसूत्री विभाजन मीसोसिस होता है। जो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका क्या हो जाएगा? कहाँ होता है? तो आपका परागकोश में होता है। कहाँ पे होता है? परागकोश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम बताना है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी, नीला, जामुनी। तो इसको आप लोगों को दोस्तों याद कर लेना है। इसका उत्तर देखिए डी हो जाएगा। कभी कभी इसको कई बार पूछे जाने की संभावना होती है, धीरे धीरे पूछ लेता है। इसका आप लोग क्रम बताइए। तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी रंग पूछ लेता है, सॉरी दोस्तों, अगर ऊपरी रंग पूछ लेता है, सबसे ऊपरी रंग ऐसे इंद्रधनुष बनती है, तो ये देखिए लाल होता है। क्या होता है? लाल। कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है सबसे ऊपरी रंग कौन सा होगा और सबसे निचला रंग कौन सा होता है? तो आपका सबसे निचला रंग आपका बैंगनी दिखाई देता है। कैसा? बैंगनी दिखाई देता है। सबसे ऊपरी रंग आपका लाल तथा सबसे नीचे वाला रंग आपका बैंगनी रंग का दिखाई देता है। चलिए इसको आप लोग याद करने का देखिए कैसे याद कर सकते हैं शॉर्टकट। VIV, इसको VIBGYOR, VIBGIOR, इसको आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका 19 नंबर, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा की कार्रवाई चालू होती है उसका जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसको क्या कहा जाता है। इसमें देखिए इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का जो प्रथम घंटा होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से। तारांकित होता है, अतारांकित होता है तथा अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? विकलांग दिवस के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। विकलांग दिवस पहली बार देख रहे हैं, जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन आने की संभावना है। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद करेंगे 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, किसके द्वारा की गई थी? इसको आप लोगों को बताना है। तो बताइए दोस्तों। DK कार्वे, DK कार्वे के द्वारा 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतीय समाज में स्त्रियों के दयनीय दशा को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1819 में कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। यहाँ से आप लोगों को दोस्तों एक क्वेश्चन और बता देते हैं। प्रार्थना सभा पूछ लेता है। प्रार्थना सभा कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रार्थना सभा, जो प्रार्थना सभा की स्थापना कब की गई थी? प्रार्थना सभा की स्थापना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन किसके द्वारा की गई थी वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? इसको आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या कहलाती है। तो आपका सौर स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य की हृदय की धड़कन पूछी जा रही है, 1 मिनट में कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों 72 होती है। इसको देखिए हल्के मत लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, लोग कन्फ्यूज रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? इसको आप लोग बताएंगे। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक का स्रोत जो है जनता होती है। क्या होती है? जनता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों अपनी जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, अर्थात जनता के द्वारा ही संविधान को बनाया स्वीकार किया जाता है और स्वयं ही अर्पित करने के लिए। तो उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वच्छ और साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? स्वच्छ और साफ आकाश जब होता है गर्मी के दिनों में आप लोग देखेंगे तो नीला दिखाई देता है। किसके कारण ऐसा होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्क्रैपिंग ऑफ लाइट
स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, देखिए जो पृथ्वी पर वायुमंडल में पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश वातावरण में उपस्थित गैसों और धूल के कणों के सभी दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा दिखाई देता है। तो नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह अन्य रंगों की तुलना में बहुत कम भी होती है, इस वजह से भी ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित मूल अधिकारों को उनके संबंधित अनुच्छेदों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। स्वतंत्रता का अधिकार किससे लिया गया है? स्वतंत्रता अधिकार देखिए आपका 19 से 22 हो जाएगा, ये सुमेलित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ 23 से 24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आपका 29 से 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा मिलान होगा दोस्तों। ए का 3 देखिए किसमें है, ए का 3 आपका इसमें आ रहा है, ए का 3 और बी का 4 और सी का 2 दोस्तों और डी का 1। तो आपका ऑप्शन भी इस हिसाब से हो जाएगा। तो दोस्तों आज फिर आपको मूल अधिकार के बारे में बता देते हैं। इससे पहले भी बताया गया था मूल अधिकार। देखिए भाग पूछ लेता है, भाग किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? तो 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान समय पूछ लेता है, वर्तमान समय में कुल 6 मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 हो गया। एक समता एवं समानता का अधिकार होता है जो 14 से 18 होता है, और एक जो अनुच्छेद 32 वाला है वो हो गया। चलिए इस प्रकार वर्तमान समय में 6 हैं जो एक निर्वासित कर दिया गया है, उसको अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। एक कानूनी अधिकार हो गया, भाग 12 में इसको रख दिया गया है, संपत्ति का अधिकार जो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 27 नंबर, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है, जिसको आप लोगों को बताना है उपरोक्त सभी कारणों से। क्योंकि देखिए बच्चों में नैतिकता की समझ विकसित करने हेतु अवधारणाओं की सही वैज्ञानिक समझ का विकास, पर्यावरण की बुनियादी जानकारी एवं महत्व देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 28 नंबर दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 किसके लिए विशेष प्रावधान करता है? जो आरटीआई अधिनियम 2009 आया था, यह किसके लिए विशेष प्रावधान करता है? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों किसके लिए विशेष प्रावधान करता है। तो 6 से 14 वर्ग के सभी बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ग की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इसको देखिए लागू कब किया गया था? तो यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद देखिए ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आप लोगों को बता देना है 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ देखिए पूछ लेता है ऋग्वेद के ब्राह्मण को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। इसके ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है। सबसे लास्ट का जो यजुर्वेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह जिला कौन था जहां पावन गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती हैं? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों बिजनौर में प्रवेश करती हैं। कहाँ पे प्रवेश करती हैं? तो बिजनौर में प्रवेश करती हैं। इससे पहले आप लोगों को बता ही दिए थे कितना इनका लंबाई है। तो यहाँ निकासी बलिया जिले में कहाँ पे निकलती हैं? तो बलिया जिले में। सॉरी दोस्तों, बलिया जिले में कहाँ पे? बलिया जिले में बाहर जाती हैं। तो बिजनौर से प्रवेश करती हैं, बलिया जिले से बाहर होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज का जो 30 क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। अभी आप लोगों को भारत का भूगोल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, तो उसको भी 2 मिनट में समाप्त करते हैं। भारत का भूगोल धीरे धीरे ऐसे करके आप लोगों को सब बता दिया जाएगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों देखिए भारत का भूगोल, समान भौगोलिक परिचय और महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताएंगे, जिससे वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आप लोग आराम से अपनी तैयारी भी कर लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा दोस्तों इसको पतला करते हैं, ज़्यादा मोटा हो गया है। चलिए दोस्तों ठीक है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से
7वां सबसे बड़ा देश है। कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,88,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का क्षेत्रफल कितना है? इसको भी पूछ लेता है। 2.4% है पूरे विश्व का। जो भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। जनसंख्या पूछ लेता है। 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए भारत की स्थिति कौन सी है, तो आपका 7वां स्थान है। भारत की स्थिति पूछा जाता है ग्लोब पर, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित जो भारत है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपको देख ली उत्तर पूर्वी, ऐसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। इस प्रकार से आप लोग भारत के बारे में थोड़ा सा इतना जान लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी टेट में आने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग ग्राफ के माध्यम से। 7वां देश है 32,87,263, 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत में रहती है। अक्षांशीय एवं समय रेखा के बारे में भी पूछा जाता है। अक्षांशीय विस्तार देखिए, मुख्य विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतरी विस्तार पूछा जाता है। पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक यह है। कर्क रेखा, भारत की कर्क रेखा, इससे पहले आप लोगों को बताते हैं भारत की जो कर्क रेखा है, कर्क और मकर रेखा देखिए, कर्क रेखा जो होती है और 23.5 अंश उत्तरी और मकर रेखा 23.5 दक्षिणी। तो यहाँ पे कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है। भारत कितने राज्यों से होकर जाती है, इससे पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों मैप के द्वारा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपका गुजरात राजस्थान से होते हुए आपका MP छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। आप लोगों को कन्फ्यूजन बताते हैं कहाँ पे लोगों को गलती रहती है। 8 राज्यों से जो त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे आप लोग याद करेंगे आराम से याद हो जाएगा मैपिंग से। और देखिए मानक समय रेखा, मानक समय रेखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसको भी बारे में बताएंगे। जो सबसे पहले पूछा जाता है भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। या ग्रीनविच जो GMT ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहती है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को मैप ड्रा करते हैं, इसके माध्यम से थोड़ा सा रफली मैप ऐसे ही दोस्तों है। तो आपके भारत के मानक समय की रेखा के बारे में बताएंगे। आपका यूपी से MP, छत्तीस पूरा आंध्रा। तो आप लोग ऐसे याद करेंगे यूपी MP छत्तीस उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा और बात बताएंगे दोस्तों। चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और चरम बिंदु मतलब अंतिम बिंदु क्या क्या है उसके बारे में आप लोग यहाँ से थोड़ा सा मैपिंग के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। चलिए थोड़ा सेट करते हैं। आइए भारत की देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसको पूछा है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई सीधे सीधे पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो 3214 है दोस्तों, 3214 किलोमीटर है। इसके बाद पूरब से पश्चिम से पूरब की लंबाई, पूरब से पश्चिम कह सकते हैं, इसकी लंबाई देखिए आपकी होती है 29 कितनी होती है दोस्तों? 29-33 होती है। आपका देखिए जो देशांतर की बात की तो देखिए देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट था। आइए देखिए अंतिम बिंदु और जो बिंदु पूछा जाता है चरम बिंदु मतलब अंतिम बिंदु। उत्तरी बिंदु की बात की जाता है। उत्तरी बिंदु सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है? लद्दाख में जो है, लद्दाख में इंदिरा काल होता है। यदि दक्षिणी बिंदु पूछ लेता है तो आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, देखिए इसको पूछा जाता है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट पूछ लेता है किस में है, तो ग्रेट निकोबार में इसको याद करना है। केवल इंदिरा पॉइंट्स नहीं चलता दोस्तों, ग्रेट निकोबार में होता है। अगर पश्चिमी बिंदु पूछ लेता है, पश्चिमी बिंदु कौन सा होता है? गुहार मोती गुजरात का होता है, गुहार मोती गुजरात का। यदि पूर्वी पूछ लेता है तो अरुणाचल प्रदेश किबुथु होता है। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे किबुथु हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ बात करते हैं पड़ोसी देश और उसकी सीमा साझा करने वाले राज्य। जो पड़ोसी देश हैं उससे सीमा साझा करने वाले राज्य, तो दोस्तों देखिए बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल ऐसे आपको बहुत ज़्यादा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। उसके पास असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन से देखिए तो बांग्लादेश से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 राज्य सीमा साझा करते हैं चीन से। देखिए ऊपर से लद्दाख, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश आएंगे, उसके बाद उत्तराखंड आता है, उसके बाद देखिए सिक्किम ऐसे है आपका, सिक्किम के बाद ऐसे अरुणाचल प्रदेश आता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य मिला के कुल 5। पाकिस्तान से देखिए आप गुजरात ऐसे बना हुआ था आपका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख होता है। उसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात को भी याद करेंगे। नेपाल से देखिए आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल लोग भूल जाते हैं नेपाल से। नेपाल से पश्चिम बंगाल देखिए ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा जाके सटा हुआ रहता है। उसके बाद सिक्किम भी आपका नेपाल से सटा हुआ है।
इसके बाद देखिए दोस्तों म्यांमार, म्यांमार का देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। जो म्यांमार का थोड़ा बताते हैं, म्यांमार का जो ये वाला एरिया होता है, इसे जब भारत का ये वाला है एरिया, आपका ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जो होता है, यह म्यांमार से सटा हुआ है। इसके बाद भूटान, भूटान का भी देखिए, भूटान का भी कई बार पूछा था। भूटान का सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जो भूटान ऐसे है, यहाँ पे देखिए इसका असम यहाँ टच करता है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश होता है और यहाँ से ऐसे लंबा सा सिक्किम होता है और जो पश्चिम बंगाल थोड़ा सा ऐसे टच करता है। इस प्रकार से आप लोग इसको दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ पता हो तो दोस्तों, इस प्रकार देखिए भारत का भूगोल जो था इसी प्रकार से आप लोगों को बताया जाएगा और आराम से आप लोगों को भारत की जो नदियाँ क्वेश्चन पूछा था, भारत की नदियों से और राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को एक दिन करा दिया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको भी एक दिन करा दिया जाएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छी से हो जाएगी। और आप लोग दोस्तों अगर पूरा 50 करा देते हैं, उसमें से आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन भी देख लेंगे, तो आपको बता देते हैं देखिए 25 से 28 क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएंगे। हम नहीं कहेंगे दोस्तों 25 से 28 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता होगा, हमारी मेहनत अच्छी लगती होगी, तो वीडियो को लाइक किया करिए दोस्तों, और अपने ग्रुप में शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए दोस्तों। धन्यवाद।